पत्रावली तैयार करके दे दी। और देने करने के बाद क्या हुआ, 6 मार्च से 17 मार्च तक, ठीक, 17 मार्च 1919 को, 6 मार्च से 17 मार्च 1919 को इसकी समीक्षा के लिए जो सिडनी रॉलेट ने पत्रावली तैयार की, जो नियम तैयार किए थे, उसकी समीक्षा करने के लिए दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, कि दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इस बात पर बहस चली। अब बहस के दौरान भारतीय लोगों ने बहुत विरोध किया, कहा कि इस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को नहीं कुचला जा सकता, ये गलत बात है। लेकिन भारतीय गतिविधियों को, भारतीय लोगों की कोई बात नहीं सुनी गई और वो नियम पारित कर दिया गया। अब जब नियम पारित कर दिया गया, जो नियम क्या पारित कर दिया गया, अब क्या था, इस एक्ट के तहत, जो एक्ट ये बनाया गया, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 2 साल की सजा दी जा सकती है। उस पर कोई केस हो न हो, चाहे उसके घर से उठा लिया जाए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को बिना बताए घर से उठा सकते हैं, रास्ते से उठा सकते हैं, कहीं से पुलिस उठा सकती है, सरकार उठा सकती है और उसे 2 साल की सजा दे सकती है। उस पर सरकार पर कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। ऐसी बात कही है सिडनी रॉलेट ने, जो नियम बनाया था उसको एक को पारित किया गया वहां पर। जब ये बात शामिल हो गई तब मोतीलाल नेहरू ने इसे, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, मोतीलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था, हाँ, मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था। मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कहा। और जबकि भारतीय जनता ने इसे क्या नाम दिया है, काला कानून। भारतीय जनता ने इसे काला कानून नाम दिया। अब क्या हुआ, पूरे देश में हाय तौबा मच गई कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, गलत बात है। अंग्रेजों ने गलत मेरे साथ किया, हम लोगों के साथ, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब गांधी जी ने भी इसी बात का विरोध किया। जब गांधी जी विरोध करने के लिए तैयार हो गए तो गांधी जी ने विरोध करने के लिए, अब गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह सभा की स्थापना की। सत्याग्रह सभा की स्थापना उन्होंने की, कब की, 23 मार्च 1919। तब 17 मार्च 1919 को हुआ है, क्या हुआ था कि ये कानून पारित हुआ और 23 मार्च 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना कर डाली है महात्मा गांधी। और इस सभा में, ये हिस्सा नीचे का मिटा लें, इस सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने की है और इस सभा में उनके साथ कई बड़े बड़े राजनेता भी शामिल हैं। ठीक, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने, गांधी जी ने इस सभा की स्थापना की। इनके साथ सहयोग करने के लिए जमनालाल दास लिख दे या बजाज लिख दे, जमनालाल दास, गारिका दास और बड़े बड़े नेता हैं, जमनालाल दास, गारिका दास, शंकरलाल बैंकर, कुंवर सोमानी करिए, ठीक, कुंवर सोमानी, और साथ में कौन है, बीजी हार्नीमैन, आज कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए सत्याग्रह सभा। अब सत्याग्रह सभा में क्या हुआ, ज्यादातर अधिकतर नेता इसमें कौन, सत्य के लिए आग्रह। आप हमें सच में बताइए, आप अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या आप हाथ जोड़कर विनती करेंगे आप उससे? कितने लोग इसमें करने वाले?
केवल वही करेगा जो उदार प्रवृत्ति का। ठीक ऐसे इसमें जितने भी लोग शामिल हुए हैं वो सभी उदारवादी नेता हैं, और उदारवादी जो नेता आए थे, और बता दें इसमें जबकि अनुदारवादी नेताओं ने इसका विरोध भी किया, कहा कि ऐसी बात गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं इतनी विनती नहीं कर सकता हूँ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अगर तेज बहादुर सप्रे, श्रीनिवास शास्त्री, एनी बेसेंट, ये सभी लोग इसमें शामिल थे, इन्होंने विरोध भी किया। एनी बेसेंट ने गांधी को भारतीय राजनीति का बच्चा कहा था इसी सत्याग्रह सभा की स्थापना के समय। याद रखना, सत्याग्रह के समय में गांधी, एनी बेसेंट ने कहा, रे गांधी तुम अभी भारतीय राजनीति के छोटे बच्चे हो, ये सत्याग्रह सभा करके क्या इस बात की, इस कानून को आप पलट सकते हो? आप ऐसा नहीं कर पाओ, कुछ भी करो, ऐसे मानने वाले नहीं है। ठीक, भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा। गांधी जी ने क्या कहा कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने आवेदन किया, हम लिख रहे हैं आवाहन, ठीक, आवाहन किया देश में कि हड़ताल आयोजित की, पूरे देश में हड़ताल आयोजित करने का अनुरोध किया। अब गांधी जी के अनुरोध से क्या हुआ, पूरे संपूर्ण देश में अनुरोध करने पर क्या हुआ, संपूर्ण देश में हड़ताल, उपवास और धरना, अलग अलग तरीके से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। कहीं तो हड़ताल कर दी है, और कहीं उपवास करके बैठ गए, और कहीं धरना देकर बैठ गए, और बताते हैं विरोध प्रदर्शन होने लगे, और सभी हड़ताल। अब देखो, कहीं हड़ताल हो रही, कहीं उपवास हो रही, कहीं धरना हो। परिवार में अगर 15 सदस्य हो तो एक आध तो ऐसे सदस्य होते वो घर दल की जरा सी बात पर झगड़ने के लिए तैयार हो जाते। क्या ऐसा है या नहीं? ऐसे हालात यहाँ पर भी है। बहुत सारे लोगों में कुछ लोग इसी हड़ताल में से, इसी हड़ताल के दौरान कुछ जगह क्या हुआ, कुछ जगह हिंसा होनी शुरू हो गई। जहां पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करना शुरू किया वहीं पर हिंसा की घटनाएं भी हुई, और हिंसा की घटनाएं कहां सबसे पहले हुई? पंजाब व दिल्ली में शुरुआत। पंजाब में सबसे पहले, पंजाब में छुटपुट घटनाएं होने शुरू हुई, तभी गांधी जी ने क्या सोचा, ये हिंसा इसमें प्रवेश कर रही है, गलत बात। तो तत्काल गांधी जी क्या हुआ कि पंजाब की तरफ रवाना हुए, कहने लगे कि हम वहीं पर जाएंगे। वो पंजाब की तरफ गए और हिंसा को रोकने के उद्देश्य से ही गए। अब हिंसा को रोकने के उद्देश्य से जब पहुंचे हैं पंजाब, तो पंजाब में क्या हुआ कि सरकार ने उस पंजाब में घुसने ही नहीं दिया। गांधी जी को क्या हुआ, सरकार ने उन पर पाबंदी लगा दी। जब पाबंदी लगा दी तो कही ठीक है भाई, आप 6 को पंजाब गए, पंजाब में इन्हें घुसने नहीं दिया, सरकार ने पाबंदी लगा दी। तब क्या किया, तो सोचे कहें पंजाब में घटनाएं हो रही, दिल्ली में भी शुरुआत हो चुकी, चलो पंजाब में सरकार ने पाबंदी लगा दी तो हम दिल्ली चलते हैं। तो वो दिल्ली चले हैं और दिल्ली पहुंचे हैं 9/4/1919 को। ठीक, दिल्ली पहुंच गए 9/4/1919 को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया, सरकार ने फिर से कहा गांधी जी यहाँ भी हिंसा और बढ़ा दी। वो सोच रहे हिंसा बढ़ाएंगे, जबकि गांधी जी का ये मूल उद्देश्य ही नहीं था। और जब दिल्ली से भी उन्हें मना कर दिया गया, और मना करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके कहाँ, बम्बई भेज दिया गया। आप बार बार यहाँ दिल्ली चले आते हो, कहीं पंजाब चले आते हो, आपको इनको सीधे कहाँ भेज दिया, बम्बई भेज दिया। अब ये तो बम्बई चले गए हैं, बचा कौन है? अब ये बम्बई पहुंच गए, उधर पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं रुक पा रही, हिंसा भी नहीं रुक रही है। तभी उसी समय एक घटना घट गई, कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखो, 9/4 को पंजाब पहुंचे, सरकार ने मना कर दिया। 9/4 को 6/4 को यहाँ 9/4 को दिल्ली पहुंचे, गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया। घटना घटी कब? 13 अप्रैल 1919। क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं, और जैसे हिंसा प्रवेश कर रही है, और हिंसा करने के दौरान जब क्रांतिकारी गतिविधियां पंजाब में जोर शोर से चल रही थी, उसी समय बहुत सारे लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर दिया, और उनमें से 2 ऐसे लोग थे जिनको
पंजाब में सबसे बड़े राजनेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। कौन थे वो? एक सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। ठीक, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के विरोध में, उनको गिरफ्तार करने के विरोध में ही पंजाब में क्या हुआ, धरना प्रदर्शन और बढ़ने लगा। अब जब धरना प्रदर्शन बढ़ने लगा तब क्या हुआ कि पहले तो जलियांवाला हत्याकांड, क्या हम जलियांवाला हत्याकांड लिखे? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ठीक, और ये कहाँ पड़ता है? कहाँ की बात करें तो अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब की बात। अमृतसर में पंजाब के, आपको बता दें उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर। ठीक, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जनरल ओडायर, और जो सेना लेकर गया है वो जनरल आर डायर है। यहाँ पर दो आते हैं और कभी हाँ आर डायर ने ही गोली चलवाई थी, आदेश तो जनरल ओडायर ने ही दे दिया था। ठीक, जनरल आर डायर थे। आपको बता दें लंदन जो क्या कहा जाता है उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओडायर था। उधम सिंह ने इसी को, देखो जनरल आर डायर को गोली नहीं मारी थी, उधम सिंह ने इन्हीं को गोली मारी थी, जनरल ओडायर। हत्याकांड के समय जो अंग्रेज अधिकारी है ये इसी को माना जाएगा, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी ऐसे मानिए, अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर। जांच की, इसकी जांच हेतु कौन सी कमेटी बैठाई गई थी? फिर अभी इसकी गाली थी, कौन सी? हंटर कमेटी का गठन किया। विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में तो इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली। वायसराय चेम्सफोर्ड की कार्यकारिणी सदस्य के शंकर नारायण ने भी इसके विरोध में क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखना, हत्याकांड क्यों हुआ? अब पहले तो यहाँ पर हत्याकांड, जब सैफुद्दीन किचलू रैलेट एक्ट के विरोध में जो स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हीं के विरोध में क्या हुआ? 10 अप्रैल 1919 को विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक, विरोध प्रदर्शन किया गया था और रैली निकाली गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इसको दमन करने के लिए गोलीबारी की थी। ये देखो, ये 10 की बात कर रही है, 13 की है। 10 तारीख को, 10 अप्रैल को पहले क्या किया गया? धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। उसमें ब्रिटिश सरकार ने गोलीबारी चलवा दी। गोलीबारी जब की है तब अनेक आंदोलनकारी मारे गए। आंदोलनकारी मारे जाने के कारण वहाँ की जनता और क्या हो गई थी? भड़क गई थी। हाँ, और जनता भड़क गई थी। तब क्या हुआ? 10 अप्रैल को इस घटना के विरोध में, तब 10 अप्रैल की घटना के विरोध में 13 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहले वहां के जिला अधिकारी से अनुमति मांगी। अभी बता रहे, आगे आ जाए, बस थोड़ा 4 मिनट इंतजार करिए। देखो, 10 अप्रैल को एक घटना हुई, जो लोग मारे गए। 13 अप्रैल के लिए उन्होंने जिला अधिकारी से अनुमति मांगी। अनुमति मांगने के लिए पहले आप एप्लीकेशन देते हो और फिर पास होती है एप्लीकेशन। अनुमति लेने के लिए लोग गए, उन्हें क्या किया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एप्लीकेशन दे दी गई। ना उन्होंने हाँ किया ना किया, तो लोगों ने समझ लिया कि शायद लग रहा है कि हमें अनुमति मिल गई। लेकिन लिख के सूचना तो पहुंच गई कि मैं यहाँ पर अपनी सभा आयोजित करूंगा। ये सरकार में तो सूचना हो गई कि नहीं पहुंची। अगर जैसे अचानक हम लोग कहीं विरोध करने लगे, बैठ जाएं, तो सरकार को सूचना नहीं है। और सूचना दी तो गई, जिलाधिकारी को सूचना दे दी गई। और देने के बाद
जब 13 अप्रैल को इन्होंने निश्चित किया कि 13 अप्रैल 1919 को हम क्या करेंगे, जलियांवाले बाग में शांतिपूर्वक सभा का आयोजन करेंगे, वो भी शांतिपूर्वक लिखा गया। ठीक, और जो जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग, ये जल्ली नामक किसका था, जल्दी नामक व्यक्ति का बाग। ठीक, और उस बाग को जाने के लिए एक संकरी सी रास्ता थी, ज्यादा चौड़ी नहीं थी। पीछे तो बाग था, काफी जगह थी, उसके अंदर धुआं भी था, पेड़ भी थे, और जाने का रास्ता सकरा, पतला रास्ता था। और उस पतले रास्ते से ही लोग क्या करते हैं, वहीं पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए। जब उसी समय इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक हंसराज नाम का भारतीय है, ठीक, भारतीय हंसराज है, उसने क्या किया, जनरल ओडायर को ये सूचना दी थी कि इस समय सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हंसराज, और देखो उसी ने सूचना दी, और वही व्यक्ति उस समय जहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर माइक पर बोलने वाला व्यक्ति भी उसी समय वही था। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, शिकायत मैं कर दूं और उसके बाद में सीधे आप पढ़ाने लगूं, तो गद्दारी भी मैं कर रहा हूं और विरोध प्रदर्शन और पढ़ा भी मैं ही रहा हूं, ताकि किसी को शक ना हो। यही तो बात आएगी। यही बात हुई हंसराज की। हंसराज ने क्या किया कि विरोध प्रदर्शन सूचना दे दी, और उस समय माइक लेकर के भाषण भी वही दे रहा, भाषण देना शुरू किया, और बराबर भाषण दे रहे हजार। उसी समय तब क्या हुआ, जनरल वो डायर को पता चला, तो उन्होंने तुरंत जनरल आर डायर को सूचना दी, और जनरल आर डायर लेकर के अपनी सेना और पहुंच गए। जनरल डायर उसने क्या किया कि 2 मिनट, अगर देखा जाए हंसराज जब इस हत्याकांड में 2 या 3 मिनट का समय लिया, कहा 2 या 3 मिनट में सारी सभा जगह खाली कर, लेकिन वहां हजारों लोग भरे हैं। कुछ किताबें तो कहती 10,000, 15,000, कुछ कहती कुछ भी, कोई कहता हजारों लोग भरे पड़े हैं। वो क्या इतनी जल्दी निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे सर के। और जहां पर मेन निकलने का रास्ता है, वहीं पर क्या हुआ, जनरल आर डायर खड़े होकर के लोगों को धमकी देने लगा, और ऐसे जैसे लोग पीछे डर जाए, इस डर के चक्कर में वो भागने लगे। अब भागने में भगदड़ जैसी मच गई, कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए, कुछ लोग कुएं में कूद गए, और उसने 2 या 3 मिनट बाद तुरंत अंधाधुंध गोलियां चलाई। जब अंधाधुंध गोलियां चलवाई हैं, ऐसे समझ लीजिए जो लोग पेड़ों पर डर से चढ़ गए थे उनको नीचे से गोली चलवा के मरवाया, कुछ लोग कुएं में छिप गए थे, कुएं में गोलियां चलवाई। जब तक गोलियां चलती नहीं, जब तक सारा मसाला खत्म नहीं। जब सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केवल इसमें, रिपोर्ट के में अनुसार अगर देखा जाए, केवल 389 लोग मारे, जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1000 लोग मारे गए और 1000 ही गोली चली। ठीक, और जबकि इसमें 300 सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 300 लोग ही मारे गए। ये बात ध्यान रखना, ये उल्लेख कम मिलता है। कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए, 1000 व्यक्ति मारे गए। सरकारी रिपोर्ट वाला उल्लेख हर किताब में आपको अधिकतर मिलेगा, कांग्रेस की रिपोर्ट का ये नहीं मिलेगा, ये खुलासा नहीं मिल पाता। हालांकि है ये भी रिपोर्ट गलत, क्योंकि कुछ विद्वान कहते हैं कि वहां पर इससे ज्यादा, कई बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए, लेकिन लोगों ने छिपाया। जब ये घटना हुई तब इसमें जघन्य हत्याकांड का विरोध पूरे देश में, जब विरोध होने लगा, तब ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे सभी लोग पीछे पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। तब उसने क्या किया, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, एक कमेटी गठित की गई, और इस कमेटी ने क्या किया कि जनरल वो डायर को दोष मुक्त घोषित कर दिया। हंटर कमेटी ने दोष मुक्त घोषित कर दिया, और रिपोर्ट में सिर्फ इतने ही, ये हंटर कमेटी के अनुसार में सिर्फ इतने लोग मारे गए। ये हंटर कमेटी में सदस्यों की संख्या आपको बता दें, जस्टिस वेस्टन, जॉर्ज वेरो, थॉमस स्मिथ और मिस्टर राइस, मतलब, और ये लॉर्ड हंटर, मतलब 5 लोग अंग्रेज, और भारतीय 3 है। कौन, चिमनलाल, शीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत राय।
3 भारतीय और 5 अंग्रेज, कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या 7 7 7 7 नहीं 8, 5 3 8 8 हुए ना, 8 सदस्यों की संख्या 8। ये 8 लोग मिलकर के इन्होंने कहा कि ये ज्यादा जघन्य अपराध नहीं है और लॉर्ड जनरल ओडायर की कोई गलती नहीं। ब्रिटिश सरकार ने षड्यंत्र रच करके हत्याकांड, अगर कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार ने षड्यंत्र रच करके दोषियों को बचा लिया, ऐसे भी तुम कह सकते हो। हत्याकांड में दोषियों को बचाने के लिए, और उसने बचाया कैसे? जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उसने जनरल ओडायर को दोष मुक्त घोषित कर दिया, और जो दोष मुक्त घोषित कर दिया तब उसने क्या किया, इंडिमिनिटी बिल पारित करवाया। जो इंडिमिनिटी बिल होता है ये इस आधार पर पारित करवाया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति क्या करे कि उसको दोष नहीं दिया जाए। सरकार के माध्यम से, सरकारी इंडिमिनिटी बिल के माध्यम से ऐसा पारित करवाया जाता है ताकि उनके ऊपर उनके स्वेच्छा अनुसार उन्होंने कार्य किया और उसको बर्खास्त नहीं किया जाए। लेकिन कुछ ही चीजें रही। जनरल आर डायर को जबकि बर्खास्त किया गया था और जनरल ओ डायर को बरी कर दिया गया, और बाद में क्या हुआ, जनरल डायर को नौकरी से बाद में बर्खास्त किया गया कुछ दोष देकर। और ये कहाँ किया गया? इंग्लैंड में ऐसा किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस उत्पत्ति की प्रशंसा की, जो जनरल ओ डायर ने किया है इस उत्पत्ति की उन्होंने प्रशंसा की, और प्रशंसा करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का इसे श्रेय था। जनरल ओ डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर था। अब देखो, भले उसे बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन एक सरकार कहती है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर अगर कहें, और इसके लिए सॉन्ग ऑफ ऑनर तथा 2600 पाउंड की धनराशि। अब इसको क्या किया, 2600 पाउंड की धनराशि इकट्ठा की सरकार ने। 2600 पाउंड की धनराशि सरकार ने दी, तलवार तथा बंदूक, और साथ में तलवार और प्लस बंदूक सम्मान के साथ इसको दिए। बर्खास्त किया गया, क्या हमें बताओ, यहाँ पर बर्खास्तगी जैसा कुछ लगता है? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर और 2600 पाउंड, एक तलवार और एक बंदूक सम्मान के लिए इसे भेंट की गई। मॉर्निंग पोस्ट ये समाचार पत्र है लंदन का, ठीक, ये समाचार पोस्ट है लंदन का समाचार पत्र है, समाचार पत्र। इस समाचार पत्र के संपादक ने जानते हो क्या किया, इनके लिए जनरल डायर की सहायता करने के लिए 30,000 पाउंड इकट्ठा किए, और इकट्ठा करके जनरल ओ डायर को दिए। ये आपने बहुत अच्छा कार्य, ठीक। मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने क्या किया, 30,000 पाउंड इकट्ठा करके जनरल ओ डायर को सम्मान के साथ दिए। अब बताओ नौकरी की क्या उसको आवश्यकता है, बाकी तो अलग चीजें मिलती रहेंगी। इस कांग्रेस ने देखो, तब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने इस हत्याकांड के लिए क्या किया, तहकीकात कमेटी का गठन किया। तहकीकात कमेटी की इसकी कमेटी की तहकीकात समिति का गठन किया, जिसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनाए। तहकीकात कमेटी जो है इसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष, साथ में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी, जयकर प्रसाद और अन्य सदस्य में शामिल किए गए। इन सदस्यों ने मिलकर के जब देखा और जांच की, तब जिसको इन्होंने कहा कि इसमें कम से कम सदस्यों की संख्या 1000 व्यक्ति मारे गए हैं और बहुत सारे घायल भी हुए। हंटर कमेटी की रिपोर्ट, और फिर इस तहकीकात कमेटी ने ही एक कोटेशन कहा था, उसको विशेष तौर पर याद रखिए। हंटर कमेटी, गांधी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को याद रखना, गांधी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लीपापोती का, पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा था। ये गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये बात कही थी कि ये हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा था।
18/4/1919 को 18/4/1919 13 अप्रैल 1919 को ये बात हुई। 18/4/1919 को गांधी जी ने देखा कि यह आंदोलन दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस एक्ट के विरोध में की गई हड़ताल अब कही गई, गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट के विरोध में की गई हड़ताल हमारी हिमालयी भूल है। हिमालयी भूल का मतलब बहुत बड़ी भूल है, ठीक, ये हिमालयी भूल बताया था। इसी समय क्या कहा जाता है, चमनदीप के नेतृत्व में पंजाब में डंडा कमेटी का गठन किया गया। चमन क्या लिखते हैं, चमनदीप या चमनलाल, डंडा क्या लिखते हैं, डंडा फौज का गठन किया गया था। देखो जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में पंजाब के लोगों ने कहा कि अब अंग्रेज ऐसे सुधरने वाले नहीं। तब इन्होंने क्या किया कि जो चमनदीप है, चमनदीप ने के नेतृत्व में पंजाब में डंडा कमेटी का गठन किया गया। सब लोग हाथ में डंडा ले लो और उनके साथ में जो अगर गलती करे तुरंत मार, ठीक। जो अंग्रेजों को सुधारने के लिए डंडा फौज का गठन किया, या डंडा कमेटी भी कर लीजिए, डंडा कमेटी का गठन किया और गांधी जी ने क्या किया, अपना आंदोलन वापस। यहाँ तक जो कोई डाउट हो वो पूछिए, फिर आगे बढ़े। इसके आगे डालो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ठीक। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, पहले तो कोई हमें बताओ खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? क्या? हाँ आप बोलो। हम पहले पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक ठीक, सेवर्स की संधि थी। अच्छा किसका? हाँ बताओ। तो इधर मुसलमान खलीफा ने आगे मुसलमान उनको अपना मानते थे, ये अच्छा पहले तो कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब, तब विजय कौन रहा था? ब्रिटेन विजयी हुआ था। अब ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय लिया। देखो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी कौन रहा? ब्रिटेन, ठीक। प्रथम लिखो, द्वितीय गलत लिखा है, सॉरी। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी कौन रहा? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की को विभाजित करने के लिए विभाजन करने की बात कही। पहले तो आप वहां से चलते आइए, हजरत 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ठीक। 570 ईस्वी में जन्म हुआ और 610 में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। हीरक नामक गुफा में देवदूत जिब्राइल ने इन्हें कुरान प्रदान की थी, ऐसा कहा जाता है, ठीक। 610 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये कहाँ थे? मक्का। और मक्का से फिर गए कहाँ है? मदीना। मदीना को कब गए हैं? 622 में, 622 ईस्वी में गए हैं। इसी को हम हिजरत कहते हैं, यहीं से हिजरी संवत शुरू हुआ। फिर वहीं पर से इसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई? 632 में। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने के बाद वहीं से फिर क्या हुआ? खलीफा पद का सृजन, खलीफा पद का सृजन हो गया। अब खलीफा पद के लिए बराबर झगड़ा होने लगा। चौथे खलीफा है जो अली, इन जो मोहम्मद साहब के दामाद थे,
उनकी जब मृत्यु होने के बाद जो इस्लाम धर्म है वो शिया और सुन्नी दो संप्रदायों में बट गया, ठीक, दो संप्रदायों में बट गया था। और ये खलीफा पद है वही सर्वे सर्वा माना जाता है। जो खलीफा है, देखो आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, दिल्ली सल्तनत में आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में जितने भी लोग हैं वो सुल्तान कहे जाते हैं। ये सुल्तान ही क्यों कहे जाते हैं? और जबकि मुगल काल में वही फिर बाद में क्या हुआ, बादशाह कहे जाते हैं। ये सुल्तान क्यों कहे जाते हैं और वो बादशाह क्यों कहे जाते हैं? ये बादशाह का तो हमने ये बात बताई भी है आप लोगों को। ये सुल्तान क्यों कहे जाते हैं, वो बादशाह क्यों कहे जाते हैं? सुल्तान इसलिए कहे जाते हैं कि वो खलीफा पद को मान के, वो खलीफा की स्वीकृत, खलीफा से स्वीकृत या सनद प्राप्त करने के बाद इन्हीं के अधीन रह करके वो शासन करते। जब तक सनद प्राप्त नहीं होती थी तब तक वो अपने आप को सुल्तान नहीं कहलवा सकता। ये जो खलीफा अगर इन्हें सनद प्राप्त करता था, कहता था कि आप हमारे दायरे में रह करके करेंगे, तो इन्हें कुछ जो सुल्तान जो अपना राज्याभिषेक करवाता था कुछ न कुछ उन्हें भेजता था बराबर, क्योंकि वहीं पर ये लोग खलीफा, ज्यादातर खलीफा तुर्की या वहीं मदीना के क्षेत्र में वहीं पर सब कुछ रहते हैं, ठीक। खलीफा के माध्यम, खलीफा से सनद, सनद का मतलब जो सुल्तान प्रमाण पत्र लेते थे तब ये सुल्तान कहलाते थे। क्या होता है? खिलवत नहीं कह सकते, खिलवत प्रमाण, खिल्लत शब्दों का, खिल्लत शब्द का प्रयोग नहीं, मुक्त हो जाएगी फिर अलग हो जाएगा। ये सनद के रूप में कहा गया, उल्लेख तो हमें अधिकतर यही मिला, सनद के रूप में, तभी वो सुल्तान कह सकते हैं। बादशाह का मतलब बादशाह, वो स्वयं बादशाह या पादशाह अपने आप को सर्वे सर्वे माना है। उन्होंने खलीफा की सत्ता को नकारा नहीं है लेकिन स्वीकार भी नहीं किया। बाबर के मुगल काल के बाद में ये व्यवस्था रही तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया, अब नकारा भी नहीं खलीफा की सत्ता, उनसे अलग कर लिया। बाबर अपने क्षेत्र से ज्यादा परेशान हो चुका, वहां से लोगों को तो उनकी स्वीकृत या कोई चीज को नहीं मानना चाहता था, उसने बादशाह की जरूरत। सुल्तान जितने भी हैं वो सभी क्या करते हैं कि खलीफा से स्वीकृत किया करते हैं। जितने भी लोग इस्लाम धर्म की बात आती है वो सबसे ज्यादा ये तुर्की का जो क्षेत्र है, यहीं पर ये सब लोग धार्मिक रूप से अगर देखा जाए इस्लाम धर्म की धार्मिक राजधानी यही तुर्की था। अगर दुनिया के हर मुसलमान के लिए तुर्की धार्मिक राजधानी है, वो सबके सब, चाहे वो किसी भी देश में। जब तुर्की के विभाजन की बात आई है तो पूरे विश्व में ये बात उठी है कि पूरे विश्व के मुसलमानों ने यहाँ पर खिलाफत करनी शुरू कर दी है। कहा खिलाफत मतलब कि कहा कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक, ये विभाजन नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में ये विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक। इसी आधार पर भारत में भी इसके क्या किया कि दुनिया के खलीफा को ही अपना सब कुछ मानते थे। अब जब इन्हें लगा कि विभाजन हो जाएगा तो खलीफा की शक्तियां चली जाए, खलीफा शक्तिहीन हो जाएगा, और क्या हुआ, तभी भारत में अली बंधुओं के नेतृत्व में, भारत में अली बंधुओं, अली बंधुओं का मतलब दो लोग, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक, 400 लिख लीजिए, मोहम्मद अली प्लस शौकत अली, शौकत अली, इनके नेतृत्व में भारत में क्या किया गया कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय तुर्की का सुल्तान, उस समय तुर्की का सुल्तान कौन था? महमद फोर्थ, ये तुर्की का सुल्तान, ठीक, महमद था फोर्थ तुर्की का सुल्तान था। अब गांधी जी को यहीं पर एक मौका मिला कि इस्लाम धर्म के लोगों ने इसमें क्या किया कि खिलाफत आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों के विरुद्ध। अब हम भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, क्यों ना हम उनके साथ शामिल हो जाएं, अब मिलकर के क्या करें, अंग्रेजों का विरोध करें। अब विरोध प्रदर्शन करेंगे तो फिर ज्यादा बेहतर होगा कि हम ज्यादा लोग हो जाएंगे तो अंग्रेज हमारी बात मानेंगे। उधर क्या हुआ, यही इसी समय तभी गांधी जी ने कहा खिलाफत आंदोलन में सभी लोग खिलाफत आंदोलन में चले शामिल हो जाओ, ताकि आगे चलकर ये स्वतंत्रता आंदोलन में इनका सहयोग हम लोगों को मिल सके।
इसीलिए सबसे कहा, गांधी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये सुनहरा अवसर है, ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक फिर कभी नहीं मिलेगा, कि यही समय है जब खिलाफत आंदोलन वो चला रहे हैं और हम भी उनके कार्य में सहयोग दें। ये सुनहरा अवसर है, ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक भी दोबारा नहीं मिलेगा। तब अली बंधु की बात की जाए, तब भारत के सभी हिंदू सदस्यों ने इन सब लोगों के साथ सहयोग करना शुरू किया। कैसे? अली बंधु, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, इन सब ने क्या किया, मिलकर के सितंबर 1919 में एक कमेटी का गठन किया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इस कमेटी का गठन किया और गठन करके इसमें सभी लोगों को शामिल किया गया। और बता दें, इस कमेटी ने क्या किया, 17 अक्टूबर 1919 को क्या मनाया गया, खिलाफत दिवस मनाया गया। कहा कि आज के दिन खिलाफत दिवस मनाया गया। फिर 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी की बैठक, ठीक, दिल्ली में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया कि गांधी जी, देखो सब लोग शामिल हो गए, धीरे धीरे शामिल हुए, गांधी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। फिर धीरे धीरे ये कमेटियां क्या हुआ, बैठकें होने लगी। अब हिंदू मुस्लिम दोनों एकता के सूत्र में लगातार बंधने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च से 9 जून 1920 में, मार्च हुआ 9 जून 1920 और इससे पहले मार्च इलाहाबाद का नाम बहुत सुना होगा। इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी गांधी जी अध्यक्ष बने और उसी बैठक में 1 अगस्त 1920 और इलाहाबाद बैठक में 1 अगस्त 1920 को पहली बार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय क्यों लिया, आपको बता दें। जो इधर बात विभाजन की रोकने की बात है, विभाजन करने की बात रोक रही, खिलाफत कमेटी अपना काम कर रही, उधर और लोगों को जोड़ने के लिए साथ में ये भी कहा गया कि खिलाफत सम्मेलन होता रहेगा और अंग्रेजों का सहयोग न, असहयोग का मतलब हम विनय पूर्वक असहयोग करेंगे, किसी भी हालात में सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। इस उद्देश्य से इलाहाबाद ने 1 अगस्त 1920 में वो इलाहाबाद में क्या किया, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। फिर 24 जून 1920 को 1920 को वायसराय, उस समय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक, उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, उसको पत्र लिख करके इनसे देखो 24 जून 1920 को वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को गांधी जी ने पत्र लिखकर कहा, क्या कहा, पत्र लिखकर कहा कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग करने से इनकार करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को। सीधे उन्होंने शब्दों में ये कहा है कि जो 24, देखो पहले 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही और फिर 24 जून 1920 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय हैं उनको पत्र लिख करके उनसे कहा कि कुशासन करने वाले शासक को नकारने का है, कुशासन करने वाले शासक को सहयोग करने से इनकार करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक। ये बात सीधे चेम्सफोर्ड को उन्होंने लिख दी। 1/8/1920 को सुबह, देखो ये जो कहा जाता है, अगस्त कौन सा महीना पड़ेगा, 1 अगस्त को ही क्या चलाना है, असहयोग। 1 अगस्त 1920 को ही सुबह तिलक जी की मृत्यु हुई। अब जब तिलक जी की मृत्यु हो गई तो संपूर्ण देश में शोक सभाओं का आयोजन किया जाता है।
क्या इस दिन को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो पाएगा? नहीं। तो संपूर्ण देश में शोक सभाओं का आयोजन किया गया, हड़ताल और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। फिर तब तक 10 अगस्त 1920 को क्या हुआ? सेवर्स की संधि। ठीक। अब सेवर्स की संधि के अनुसार क्या कर दिया गया कि तुर्की का विभाजन कर दिया। दुनिया के किसी भी सभी लोगों ने मिलकर के विभाजन को नहीं रोक पाए। सेवर्स की संधि के अनुसार तुर्की का विभाजन विभाजन कर दिया गया। और जब विभाजन हो जाता है तभी भारत में खिलाफत आंदोलन भी समाप्त कर दिया। ठीक। जब खिलाफत आंदोलन यहीं पर अगर समाप्त करने की बात आए तो यही डेट लिखना, खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ। सेवर्स की संधि जब हो गई, तुर्की का विभाजन रोकने के लिए खिलाफत सम्मेलन हुआ था और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन विभाजन नहीं रुका। जब तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में ये खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ध्यान रखना, तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। जब खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी और कमाल पाशा ने ही खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ठीक। जब खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, जब पद समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद तब इधर तो खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया, उधर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की बात छेड़ दी। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी कैसे? अब देखो 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन चलाने को है, लेकिन बात कब से चली उसको पहले सुनो। यहाँ तक पहले जहाँ पर दिक्कत लगे वो पूछ लो खिलाफत आंदोलन से, फिर आगे बढ़े। इसको हटा ले। असहयोग आंदोलन आंदोलन 1920 से 22 ऐसे कर दें। ठीक। असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम अखिल भारतीय, देखो ध्यान रखना, भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन। ध्यान रखना, इससे पहले कोई भी अखिल भारतीय आंदोलन नहीं था। असहयोग आंदोलन को ही भारत का अखिल भारतीय। अखिल क्या होता है? कोई बता सकता है? भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन, अखिल मतलब क्या है? अगर हम पर्यायवाची में जाएंगे तो अखिल का अर्थ दूसरा निकले। यहाँ पर संपूर्ण पूरे भारत या अखंड भारत का आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन असहयोग। ठीक। ये सितंबर 1920, पहले तो आपको बता दें, सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन रखा। जो कलकत्ता है, कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। जो कलकत्ता में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 में, सितंबर 1920 में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, विशेष अधिवेशन है। और इस विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए। वहीं पर सबसे पहले गांधी जी ने प्रस्ताव रखा। ठीक। गांधी जी ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा, तब गांधी जी का कई लोगों ने विरोध किया। इस प्रस्ताव के विरोध में मेन कौन था? चित्तरंजन दास या सीआर दास, एक ही बात है। एक ये विरोध किया था कि आप असहयोग आंदोलन नहीं चलाएंगे, जबकि यहाँ पर सहयोग किया है, एक ही नाम लिख रहे हैं, सबसे चर्चित वाला मोती
लाल नेहरू ने इनका सहयोग, ठीक, मोतीलाल नेहरू ने इनका सहयोग किया था। अगर प्रमुख विरोधियों की अगर बात करें तो चित्तरंजन दास के अलावा जिन्ना, एनी बेसेंट तो पहले ही भारतीय राजनीति का बच्चा कह चुकी है, लेकिन कार्य सफल होते हुए देख रही तो तब अपने आप को दंग हो जाती। ठीक, CR दास, जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल ये विरोधी है चित्तरंजन के साथ साथ। जब यहाँ पर विरोध किया गया, प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन के सितंबर 1920 में प्रस्ताव रखा था, और असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक व लेखक ये कौन माने जाते हैं? गांधी। गांधी ही असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक व लेखक दोनों यही माने जाते हैं, लेखक और प्लस प्रस्तावक, ठीक, दोनों गांधी जी के यही माने जाते हैं। फिर सितंबर 1920 में, फिर दिसंबर 1920 गांधी जी ने देखा कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं वो CR दास। CR दास सबसे ज्यादा निर्वहन भी कर रहे हैं और इनके हाथ में कांग्रेस का ज्यादा से ज्यादा कार्य है। इसलिए उन्होंने क्या किया, CR दास के साथ अपनी गोपनीय बैठकें करते रहे, और करने के बाद जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, हमारी बात समझना, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो है वो वार्षिक अधिवेशन हुआ है इस समय, वार्षिक अधिवेशन, और इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना? जो कांग्रेस, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक, ये विशेष अधिवेशन, ये वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? CR दास। CR दास इस वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए, और अब क्या किया, CR दास जब अध्यक्ष बनाएंगे तब तक गांधी जी ने इनको पढ़ा के समझ लीजिए, या उनको अपने पक्ष में मिला कि मजबूत आदमी को मिला लो, छोटे आदमी सब अपने आप छोटे नेता हो जाए। तब क्या हुआ, CR दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक के रूप में, अब यहीं पर अध्यक्ष होते हुए उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया है। तब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ, और ये वार्षिक अधिवेशन हुआ कहा था, ये जगह नहीं बताई आपको, नागपुर में ये अधिवेशन हुआ, यहीं पर प्रस्तावक के रूप में इन्होंने पेश किया। और इस अधिवेशन पर निर्णय, इस अधिवेशन में निर्णय क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर व बाहर, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर व बाहर क्या करना है, स्वराज्य का लक्ष्य निश्चित किया गया। ठीक, असहयोग आंदोलन में जब CR दास ने प्रस्तावक के रूप में पेश किया गया, पास हुआ, तब क्या गया, उसका लक्ष्य रखा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और बाहर स्वराज्य की मांग का लक्ष्य रखा गया। एक बात और ध्यान रखना, कांग्रेस के दिसंबर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता T राघवाचारी, अच्छा हाँ, यहाँ पर गलती हो गई, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष ये नहीं, CR दास नहीं, ये प्रस्तावक है, प्रस्तावक। यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनेंगे, T राघवाचारी। इसके T राघवाचारी है, T राघवाचारी, ये दिसंबर 1920 के T राघवाचारी इसके अध्यक्ष हैं। और जबकि सितंबर में विशेष अधिवेशन हुआ था उसके लाला लाजपत राय। अब क्या हुआ, कांग्रेस की इस नीति या असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक के विरोध में, अब देखना, चित्तरंजन दास तो विरोध में रहे नहीं, जिन्ना तो भी बचे हैं, जिन्ना है, बिपिन चंद्र पाल है, और शंकर नारायण है, और एनी बेसेंट है, ये इनके विशेष क्या थे, ये विरोध में थे असहयोग। तो ध्यान देना, एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एन चंद्रवर्कर, शंकर नायर, इन्होंने कांग्रेस के जो पद थे उनसे कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ दी, कहा कि हम नहीं रह पाएंगे, आपने असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया, ये गलत है। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब असहयोग आंदोलन 1/8/1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। 1/8 को तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए स्थगित कर दिया गया। फिर कब से चला है असहयोग आंदोलन? 1/8 को तो स्थगित कर दिया गया था, फिर शुरू कब से हुआ? बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बताओ शुरू कब से हुआ?
शुरू हुआ है, तो कभी कहीं 2 या 3 मिलता और कहीं कहीं 4 भी मिलता। 3 और 4 याद रखना। 3 या 4 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। तिलक को भारतीय लोग लोकमान्य कहकर के संबोधित करते, ठीक, लोकमान्य संबोधित करते थे। भारत का बेताज बादशाह है वो किसको, तिलक को ही कहा जाता है। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। किसके अध्यक्ष नहीं रहे? कांग्रेस के। लेकिन उसमें कौन था? विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय। ठीक, ध्यान रखना, ये कभी नहीं। अब जब चित्तरंजन दास साथ में शामिल हो गए और असहयोग आंदोलन की बात चलने लगी, अब असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम भी 2 प्रकार के निर्धारित हुए। जब असहयोग आंदोलन पहले तो निश्चित किया गया कि ये 2 प्रकार के, एक सकारात्मक कार्य और एक नकारात्मक कार्य। देखो, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम 2 प्रकार के निर्धारित किए गए, एक सकारात्मक कार्य और एक नकारात्मक कार्य। सकारात्मक कार्य को हम रचनात्मक कार्य भी कह सकते हैं। कहें जैसे राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना, कहा असहयोग आंदोलन के सदस्यों से कहा गया कि हम सब लोग अपने राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना। नंबर 1। नंबर दूसरी बात कही गई, विवादों को निपटारा करने के लिए पंचायतों की स्थापना करें, ना कि अंग्रेजों के जो विवाद निपटाने वाली संस्था है वहां नहीं जाए, अपने आप पंचायत करें। ठीक। तीसरी बात कही, हाथ से बुनाई कताई को प्रोत्साहन दें, अंग्रेजों के द्वारा जो इंग्लैंड से बने कपड़े वो नहीं ज्यादातर चालू रखेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देने की बात कही गई। ठीक। साथ में अहिंसा का पालन करते रहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। साथ में छुआछूत का विरोध किया गया, छुआछूत भी नहीं होनी चाहिए, उसको भी त्यागिए। ये सकारात्मक कार्य करने की बात। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल और कॉलेजों का त्याग करना है, अपने स्कूल स्थापित करो, उसमें पढ़ाओ, सरकार के जो है उनको त्याग करो। दूसरी अगली बात, सरकारी अदालत और विदेशी वस्त्र का त्याग कर दो, अपने वस्त्र दो। हमने कहा था कि कताई बुनाई का साथ। फिर सरकारी उपाधियों का भी त्याग करो, कर नहीं देना है आपको, किसी भी स्थिति में सरकार को कर मत दो, कर ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, धन नहीं मिलेगा। साथ में अवैतनिक पद व स्थानीय निकायों के पदों से इस्तीफा दे दो। जो सरकार ने अवैतनिक पद बना रखे हैं केवल हमारे शोषण करने के लिए, वो पदों से हम सब लोग क्या करें, इस्तीफा दे दो। ये असहयोग आंदोलन की बात चालू की गई। असहयोग आंदोलन में ये सब बात उनसे कही गई। साथ में भारतीय महिलाओं ने शराब व ताड़ी की दुकानों के सामने, भारतीय महिलाओं से क्या किया, उस समय जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब भारतीय महिलाओं ने शराब और ताड़ी की जो दुकानें थी उनके सामने बर्तन फोड़े, धरने दिए आंदोलन, जबकि ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं। ये हमने अलग से ये बात बताई है। एक बार पीसीएस मेन में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कार्य असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। भारतीय महिलाओं ने शराब की दुकानों के सामने बर्तन फोड़े थे और धरने दिए थे, ये असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था। बाकी सभी शामिल थे, ऊपर वाले ने बताया कि बाकी उनमें से अब एक क्वेश्चन ये अलग से रख दिया गया। तभी इसके लिए अलग से आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट करके चाहे तो एक बार लिख लेना। खादी और चरखे के का प्रयोग का बढ़ावा दिया जाएगा। असहयोग आंदोलन में जो खादी है और चरखे, कहा चरखे लो और खादी, और इसमें क्या किया, बढ़ावा दिया गया। जब तिलक जी की मृत्यु हो गई, देखो राजनीतिक पार्टियां या बड़े लोग कभी अपने पास से ज्यादा कुछ नहीं, जैसे तिलक जी की मृत्यु हुई तो तिलक फंड की स्थापना कर दी। अब तिलक फंड में क्या किया, लोग महिलाओं ने अपने गहने तक दिए, बहुत सारा पैसा करोड़ों में रुपए इकट्ठा हुआ, उसमें कई लाख, इसमें तो हम तो 2000 चरखे की बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 1.5 लाख से ऊपर चरखे पूरे देश में वितरित किए गए थे, कपड़े काटने, सूत बेचने के लिए। ठीक, संपूर्ण देश में कपड़े चरखे बांटे गए थे, संपूर्ण देश में बंटवाए गए थे। तिलक फंड में पैसा भी बहुत इकट्ठा हुआ, उसी तिलक फंड से ही चरखे बंटवाए। ठीक, गांधी का कथन था, अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू रहा या चालू रहा तो मैं वादा करता हूं कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ये उनका कहना था। गांधी जी ने, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब क्या गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्यागी थी? नहीं त्यागी। अब गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि, अब असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि,
जुल्लू बोवर का पदक भी सरकार को लौटा। ठीक, उन्होंने सीधे कहा था कि ये सम्मान हमारे, मतलब ये पदक हमारे सम्मान के लिए है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस समय इनको ग्रहण करने लायक नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं कर रही कि मैं इनको ग्रहण कर। तब क्या हुआ, कांग्रेस के तब तक कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में तय किया गया कि कांग्रेस के 15 सदस्यों की कार्य समिति का गठन किया जाए। ठीक, देखो कार्यक्रम चल रहा है लगातार, उसी में कांग्रेस के 15 सदस्यीय कार्यक्रम का गठन किया जाए। आंदोलन के दौरान प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख, केवल इसलिए कार्य समिति का गठन करना है कि जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रतिदिन की देखरेख के कार्यों के लिए, आंदोलन के लिए सदस्यों का कार्य समिति का गठन किया जाएगा ताकि पूरा कार्य देखा मारा जा सके। और तब क्या हुआ, इसी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों के आधार पर, भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। अब देखो, यहीं से सबसे पहले बात उठती है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात। ठीक, नागपुर अधिवेशन में कार्य समिति का गठन किया गया 15 सदस्यीय प्रांतीय, क्या क्या है, प्रांतीय कांग्रेस समितियों, कांग्रेस समितियों, कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर पुनर्गठन। ठीक, भाषाई आधार पर कहा कि कांग्रेस की जो समितियां बनी, तो जो जिस समिति में भाषा को समझ सकता उस आधार पर समितियां गठित कर, और यही समितियां जो राज्य को बंटवारे के लेकर के बाद में विवाद उठता है, यहीं से बात उठता है। फिर यथासंभव कहा गया, दूसरी बात कही गई है कि जितना हो सके उतना हिंदी का प्रयोग किया जाए। ठीक, यथासंभव हिंदी का प्रयोग किया जाए। कांग्रेस सदस्यता शुल्क अब क्या कर दिया गया, 4 आना कर दिया। कांग्रेस के सदस्यता का शुल्क 4 आना कर दिया गया। लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस समय इकट्ठा हुआ। ठीक, सदस्यता शुल्क कम कर दिया गया, 4 आना कर दिया गया। 1.5 करोड़ की आय हुई थी इस समय। इतना पैसा कांग्रेस की इस कार्य समिति को मिल गया। अब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, जिस समय पूरे देश में युवान हुआ और पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। जनवरी 1921 तक, जनवरी 1921 तक यह आंदोलन अपने चरम पर रहा। ठीक, असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चला, पूरे देश में चरम की ओर बढ़ रहा था। गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ, गांधी जी ने क्या किया, अली बंधुओं के साथ, कौन अली बंधु, कौन यहाँ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले। ठीक, अली बंधुओं के साथ मिलकर के संपूर्ण देश का दौरा किया। क्या उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम एकता के, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संपूर्ण देश का दौरा किया और हजारों सभाएं की, ताकि लोगों को पता भी तो चले। हजारों सभाएं की। इस असहयोग आंदोलन के दौरान लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज छोड़ दिए। हर तबके के लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया। हाँ, 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल व कॉलेजों को त्याग किया। शिक्षा का बहिष्कार किया गया। सर्वाधिक बहिष्कार जो हुआ है वो सबसे ज्यादा, अगर असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा बहिष्कार पूछा जाए कहाँ हुआ, तो सबसे ज्यादा बहिष्कार कहाँ हुआ, बंगाल। दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर बंबई। ठीक, सबसे अधिक बहिष्कार इन 3 जगह पर सबसे ज्यादा, और सबसे कम बहिष्कार हुआ है असहयोग आंदोलन में, वो कहाँ हुआ, वो हुआ है मद्रास। मद्रास में सभी चीजों का सबसे कम बहिष्कार हुआ। और इसी असहयोग आंदोलन के दौरान लगभग 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए। 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। जामिया मिलिया और बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्थापित किए गए।
ठीक, इसी आंदोलन के दौरान स्थापित किए गए थे सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस, उस समय आईसीएस और इस समय कहा जाता है आईएएस। हाँ, ये आईसीएस के पद से त्याग पत्र दिया। इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस के पद से त्याग पत्र दिया और कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल का पद धारण किया। ठीक, कलकत्ता में जो नेशनल कॉलेज है उसके पद पर वो बैठ गए और उस पद पर उन्होंने प्रिंसिपल का पद धारण कर लिया। देश के जाने माने वकील कौन? मोतीलाल नेहरू। देश के जो जाने माने वकील हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, श्री राजा गोपालाचारी, जयकर किचलू और टी प्रकाशम, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल इत्यादि इन सभी लोगों ने क्या किया? सबसे ज्यादा जो जाने माने थे इन्होंने वकालत कि मैं वकालत नहीं करूंगा, आंदोलन में सहयोग करूंगा। सबसे ज्यादा जो बहिष्कार हुआ है वो कहाँ हुआ? ध्यान रखना, किसी भी चीज में सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ है वो बंगाल में। बहिष्कार अब लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। मदुरई में गांधी जी जब विद्यार्थियों से मिले, ठीक, गांधी जी देखो लगातार सभाएं कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे वो पहुंचे मदुरई। मदुरई कहाँ पर थी? तमिलनाडु। मदुरई में गांधी जी जब विद्यार्थियों से मिले तो उन्होंने खादी महंगी होने की बात कहा कि खादी महंगी, तो गांधी जी ने सलाह दी कि कम वस्त्र धारण करें। अब यहाँ पर अपवाद मिलेंगे आपको किताबों के लिए, इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक, कि विद्यार्थियों ने कहा खादी महंगी है तो गांधी जी ने सलाह दी कि कम वस्त्र धारण करें और गांधी जी भी इसी दिन से गांधी जी स्वयं जीवन भर एक लंगोटी में, ऐसा कहा गया कि तब से ही वस्त्र त्याग। कुछ जगह ये बात अलग अलग मिलती है कि महिलाओं ने कहा था कि हमारे पास तो वस्त्र ही नहीं है, मैं क्या करूं, तो यहाँ पर अपवादी चीजें मिलती हैं। जो मुझे ज्यादा जगह मिली है वो चीज मैंने आपको बताई, ठीक। तो महिलाओं के कहने पर उन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे कि चलो हम सब लोग कम वस्त्र धारण करें, ऐसी बात कहेंगे। फिर 17/11/1921 17/11/1921 को इंग्लैंड के राजकुमार कौन आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ और वो भारत आए। संपूर्ण देश में अब हड़ताल का आयोजन कर दिया गया। असहयोग आंदोलन चल ही रहा और जब वो भारत आए तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत काली पट्टी और हड़ताल से किया है। भारत काली पट्टी दिखाकर, काले झंडे दिखाकर, काले झंडे मतलब शोक दिखाकर उनका स्वागत किया गया। और आपको बता दें असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता भी अपने चरम सीमा, जैसे अमृतसर का सिख मंदिर है, कौन स्वर्ण मंदिर है, उसमें सिखों का ही मंदिर है, उसकी चाबियां जो है वो सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई कि आप इनको लीजिए, आप देखभाल कीजिए, लेकिन हम सब एक हैं। दूसरी बात, आर्य समाज के नेता श्रद्धानंद ने क्या किया गया, जामा मस्जिद में भाषण करने के लिए आमंत्रित किया गया। जामा मस्जिद में भाषण करने के लिए आर्य समाज के नेता श्रद्धानंद को आमंत्रित किया गया कि आप भी आइए। इस समय असहयोग आंदोलन अगर चल रहा है तो उस समय अगर देखा जाए हिंदू मुस्लिम एकता या भारतीय एकता भी चरम सीमा पर। तब क्या हुआ, दिसंबर 1921 की बात है। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन और वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। देखना, दिसंबर 1921 की बात कर रहे हैं। अब वहां पर अनुमति दी गई और इस समय अध्यक्ष, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? दिसंबर 1921 सबका है, इसके हैं CR दास, इसके हैं CR दास। परंतु ये है कहाँ? जेल में। आपको ये भी बता दे, ये CR दास इसके अध्यक्ष होने ही चाहिए थे, लिखित हो चुका था, लेकिन CR दास इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा पहले से, अनुमति यहाँ बाद में मिल रही है,
चल रहा है। उसी के दौरान सीआर दास है जेल में, और सीआर दास जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी ने फरवरी 1922 में वायसराय को पत्र लिखकर कहा, गांधी जी ने क्या कहा, फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर के कहा कि अगर सरकार ने एक सप्ताह के भीतर नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाया तो बारदोली मतलब गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। सविनय, देखो अभी असहयोग कर रहे हैं, सविनय अवज्ञा मतलब सविनय मतलब विनय के साथ अवज्ञा। ठीक, विनय के साथ अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभी हम आपका सहयोग कर रहे हैं और फिर बाद में आपसे सविनय सविनय के साथ, विनय के साथ हम आपके साथ क्या करेंगे, अवज्ञा, आपकी बात नहीं मानेंगे। मतलब हम आपसे विनम्र निवेदन करते हुए आपका आंदोलन, आपकी बात नहीं पर मानेंगे। ठीक है, ये बात सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात उन्होंने कही। तब कही, गांधी जी ने फरवरी 1922 को वायसराय को पत्र लिखकर कहा, अगर सरकार एक सप्ताह के भीतर नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाती है तो मैं बारदोली गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा या कर दिया जाए। ये बात उन्होंने लिखकर भेज दिए, और लिखकर भेजने से पहले हमारी पहले लिखकर जब भेज दी गई है, उसके बाद तब तक क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड। 13 अप्रैल 1919 को है जलियांवाला 13 अप्रैल 1919। 5 फरवरी 1922 क्या घटा, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, ठीक, चौरी चौरा घटनाकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहा, गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर में ये कांड हुआ। क्या हुआ था, पहले तो आपको बता दें क्यों हुआ, ये पहले तो हमें कोई बताए क्यों हुआ। 4 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो हम सब जानते हैं। 4 फरवरी 1922 को महिलाओं ने क्या किया, शराब की दुकानों के सामने धरने दिए, और धरना देकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पुलिस ने क्या किया, उन पर लाठीचार्ज कर दिया। देखो 4 फरवरी को वो महिलाएं क्या थी, भारतीय महिलाएं, वो शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन कर रही, पुलिस ने उन पर कर दिया लाठीचार्ज। अब लाठीचार्ज करने के कारण वहां पर क्या हुआ, बहुत सी महिलाओं को चोट लगी, कम से कम 3-4 महिलाएं मर भी गई। अब जब महिलाओं के चोट लगेगी तो क्या उनके घर के लोग शांतिपूर्वक विनय पूर्वक करेंगे, गांधी जी की तरह हाथ तो नहीं जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग उग्र हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं, सब तो एक समान नहीं है। तो वो सब लोग उग्र हो गए, उनके घर के सदस्य उग्र हो गए। अब उन सब लोगों ने भीड़ बना ली इकट्ठा होकर के। 5 फरवरी को वो क्या किया, 4 फरवरी की रात को ही इकट्ठा हुए, और 5 फरवरी को उग्र भीड़ ने क्या किया, चौरी चौरा की जो चौकी, ठीक, चौकी थी, इस चौकी को घेर करके उसमें आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ठीक, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी ने अब देखा कि 5 फरवरी 1922 को जैसे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जले, अब गांधी जी को ये बात गलत लगी कि अब तो इसमें हिंसा का प्रयोग हो गया, हिंसा प्रवेश कर गई। अब हमें लग रहा कि हम इसको वापस ही ले लें, ये बेहतर है। लेकिन अब हिंसा प्रयोग हो गई। अब गांधी जी ने क्या किया, तभी 12 फरवरी
1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया। बारदौली में कांग्रेस की पहले देखो 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की बैठक बुलाई, कांग्रेस की बैठक बुलाई, ठीक, कांग्रेस की बैठक बुलाई बारदौली में, और बैठक बुलाई और यहीं पर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अब जितने भी राजनेता और सब कोई लोग थे वो सब ना, यहाँ पर अगर देखा जाए गांधी जी का असहयोग आंदोलन स्थगित करना अच्छा है या बुरा, कोई गलत है, अच्छा है। अगर आप अपने नजरिए से जितनी हिस्ट्री पढ़ी हो, आप हमें उस नजरिए से कुछ लोग, कम से कम 4-5 लोग कमेंट करके ये बताएं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया। और ज्यादा करने के लिए उन्होंने अपने आप को किया था, झगड़ा भी शांत रहे और मतलब जो काम प्यार से कानून से किया जा सकता और लड़ाई से नहीं काम किया जा सकता। और एक कारण ये भी था, जैसे कि पिछले आंदोलन से उनसे देखा जा सकता था कि वो आंदोलन कुछ दिनों के बाद मतलब समाप्त हो जाते थे, मतलब जनता का उसमें एक तरीके सहयोग कम हो जाता था, एक तरीके से भी कह सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी को आशंका हो गई थी कि और संविधात्मक रूप जो अंग्रेज पीछे से करते आ रहे थे, जो पिछले आंदोलनों में उन्होंने किया, तो उनको ये भी डर था कि अगर इस समय में आंदोलन को स्थगित नहीं किया, वापस नहीं किया, तो हो सकता है कि अगर पीछे वाली घटना हो। और कोई बताओ, और कोई आप बताइए, आप बताइए, बताओगे? नहीं, गांधी जी ने, हमारे शब्द को समझिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया, बस इसी का आंसर। क्या गांधी जी की यह सोची समझी रणनीति थी? और कोई बताओ, ये वास्तविक सही है कि उनकी सोची समझी रणनीति, जो असहयोग आंदोलन लंबा खींचने के कारण जनता जो थी, पूरे भारत की जनता परेशान हो चुकी थी, वो निराश हुई। अब उसमें उतना चरम सीमा पर नहीं है विरोध करने, प्रदर्शन करने की, वो सब चीजें ज्यादा नहीं रह चुकी थी लंबे समय तक। दूसरी बात, स्वार्थ है, निजी स्वार्थ के लिए लोग प्रवेश कर चुके थे, निजी स्वार्थ के लिए धरने प्रदर्शन होने लगे। उनकी मजबूरी की तरह आर्थिक रूप से परेशान थे कि काम पहले। हाँ, असहयोग आंदोलन में धरना प्रदर्शन सभी तो ऐसा नहीं कर सकते, आधी जनता तो साथ थी, बाकी कम हो गई, सदस्यों की संख्या बहुत कम होती जा रही थी और निजी स्वार्थ भी हो चुका था। गांधी जी ये सब देख चुके, और तीसरे लास्ट में तब तक मौका तो ये मिल चुका था, ये जैसे असहयोग आंदोलन की बात आ गई, जैसे हिंसा प्रवेश करने लगी, निजी स्वार्थ के लिए लोग आंदोलन करने लगे। कहीं यहाँ सूखा पड़ा है तो यहाँ कर मत दो, वहाँ राष्ट्रीय भावना कम होने लगी थी। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया कि इस असहयोग आंदोलन को जैसे मौका मिला, वैसे ही इस मौके पर उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी आर राजगोपालाचारी और अली बंधुओं ने इस गांधी जी के इस कार्य की बहुत आलोचना की, इस निर्णय की आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कहा, जिस समय भारतीय जनता अपने उत्साह और चरम पर है, उस समय भारतीय आंदोलन को स्थगित करना राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है, कि ये बात गलत है कि राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है, इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में लिखा है, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान सह लूंगा, लेकिन हिंसा प्रवेश नहीं होगी। हिंसक होने से बचाने हेतु मैं अपना अपमान, यंत्रणा, यहाँ तक कि मौत को भी सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हिंसा को प्रवेश करने नहीं हूँ। ये बात गांधी जी ने सीधे कही है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड, न्यायाधीश का नाम है ब्रूम्सफील्ड ने असंतोष फैलाने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष का
कारावास सुना। ठीक, 6 वर्ष का कारावास जब इनको सुना दिया गया है, अब क्या हुआ, जैसे वो जेल के अंदर गए, अब जाने के बाद धीरे धीरे वो बीमार होते, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। लेकिन अगर देखा जाए दक्षिण अफ्रीका, वहाँ सब देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बन ही चुके। ठीक, अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 5 फरवरी 1924, देखो ना, 4 फरवरी 1922 को ये हुआ। ये 5 फरवरी 1922 को कांड हुआ। 10 मार्च 1922 को ये गिरफ्तार किए गए, 6 वर्ष का कारावास सुनाया गया। स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 6 साल की जो सजा सुनाई गई थी, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण छोड़ दिया। ठीक, स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी जब रिहा हो गए, थोड़ी अपनी दवा वगैरह ये सब करवाया, और उसके बाद में गांधी जी ने सितंबर 1924 में दिल्ली स्थित, जहां वहां से निकले, तब तक जब गांधी जी जब जेल के अंदर चले गए, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम एकता भी धीरे धीरे खंडित हुई। स्थानीय व्यवहार, हमने कहा स्थानीय निजी स्वार्थ जब प्रवेश करने लगा तो हिंदू मुस्लिम एकता भी टकराने लगी। तो गांधी जी क्या करे कि पहले नंबर निकले तो उन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ ध्यान दिया। भाई जेल में रहे, पेपर पर ध्यान दिया, और जैसे दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने तुरंत दिल्ली गए और दिल्ली में स्थित मौलाना मोहम्मद अली के घर गए, और वहां पर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़कर के दंगे कर, दंगों को रोकने के, प्रायश्चित करने के लिए, दंगे जो होने लगे थे उन पर प्रायश्चित करने के लिए 21 दिनों का उन्होंने उपवास रखा। फिर 1923 और 27 के बाद अगर लगभग देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत हुए हैं भारत। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और गांधी जी ने कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था, कुछ भी रुक भी नहीं पाया। उधर जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, जो लोग कांग्रेस से निराश हो चुके, अब वो क्या करें, तब क्या हुआ, उसी कांग्रेस के अंदर क्या होता है, स्वराज्य पार्टी का गठन कब होगा, 1920। स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे क्या होगा, क्यों कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी बनी, पहले गांधी जी सहमत नहीं थे, फिर चित्तरंजन दास के साथ समझौता होता है, CR दास के साथ, तब जाके गांधी जी कैसे स्वराज पार्टी अलग कार्य करती है और कांग्रेस फिर अलग कार्य करती है। ये सब चीजें अगली, जहाँ पर दिक्कत हो तुम किया करना। ठीक, अगर ज्यादा देखो बोल रहे, अगर आप लिख ना पाना तो जब पढ़ाने उसके बाद में नोट्स की आप और उसमें आप पढ़ लीजिएगा, बाकी किताबों से क्या चीज फैलाने की वजह से 6